नमस्कार। आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ग्लोबल ट्रेड यानी इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बैकबोन है। और हाँ, ट्रेड फाइनेंस की इस दुनिया को हम बहुत ही कलरफुल और आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे पॉइंट पर आते हैं और शुरू करते हैं ये एक्सप्लेनर। ओके, तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस कलरफुल रोड मैप में आज क्या-क्या है। पहला, ट्रेड रिस्क और उसका सोल्यूशन। दूसरा, मुख्य एलसी पार्टीज। तीसरा, मुंबई दुबई का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। चौथा, एलसी के टाइप्स और कॉमन गलतियां। और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी शुरुआती सलाह। सेक्शन 1, ट्रेड रिस्क और एलसी सोल्यूशन। चलिए इस पेमेंट पजल को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, किसी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क या सबसे बड़ा डर आखिर होता क्या है? ये ना असल में एक दो तरफा डर है। एक तरफ एक्सपोर्टर सोचता है कि मैंने माल भेज तो दिया, पर क्या मुझे पेमेंट टाइम पर मिलेगा? और दूसरी तरफ इंपोर्टर घबराता है कि अगर मैंने पहले ही एडवांस पेमेंट कर दी तो क्या मुझे सही क्वालिटी का सामान मिलेगा या नहीं। ये जो ट्रस्ट का गैप है ना, ये किसी भी बड़ी इंटरनेशनल डील को शुरू होने से पहले ही बिल्कुल खत्म कर सकता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसी। आसान शब्दों में कहें तो एलसी एक ऐसा बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है जहां बायर का बैंक सेलर को पेमेंट की गारंटी देता है, लेकिन एक शर्त पर। सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर्ली वेरीफाई होना जरूरी है। इस पूरे सिस्टम में बैंक एक ट्रस्टेड मिडिल पार्टी बन जाता है। ये उन बड़े इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में ट्रस्ट गैप को बिल्कुल मिटा देता है जहां बायर और सेलर एक दूसरे को पर्सनली जानते तक नहीं है ना कमाल की बात। सेक्शन 2, की एलसी पार्टीज। देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया के मुख्य किरदार कौन-कौन हैं। अब इस विविडली कलर टेबल को देखकर ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि बिना इन 4 मुख्य पार्टियों के कोई भी एलसी प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं सकती। पहला रोल है एप्लीकेंट का, यानी हमारा बायर या इंपोर्टर जो एलसी इश्यू करने की रिक्वेस्ट करता है। दूसरा है बेनिफिशरी, यानी एक्सपोर्टर जिसे आखिर में पैसे मिलने हैं। तीसरा, इशुइंग बैंक जो बायर का बैंक होता है और लीगली एलसी इशू करता है। और चौथा है एडवाइजिंग बैंक जो एक्सपोर्टर के देश में होता है और डॉक्यूमेंट्स को आगे बढ़ाता है। वैसे एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये भी है कि कभी-कभी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए कंफर्मिंग बैंक को भी इस चेन में ऐड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ। प्रैक्टिकल मुंबई दुबई एग्जाम्पल। थ्योरी बहुत हो गई, अब एक प्रैक्टिकल केस स्टडी देखते हैं। सिनेरियो इमेजिन कीजिए, मुंबई में एक इंडियन एक्सपोर्टर है जो दुबई के एक बायर को पूरे $50,000 के स्पाइसेस यानी मसाले एक्सपोर्ट कर रहा है। अब $50,000 कोई छोटी रकम तो है नहीं। बायर इतनी बड़ी रकम डायरेक्ट एडवांस में नहीं भेजेगा और एक्सपोर्टर भी बिना किसी सॉलिड गारंटी के अपना माल बॉर्डर के बाहर नहीं भेजेगा। दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, तो अब डील कैसे होगी? चलिए इस ब्राइटली कलर्ड फ्लोचार्ट के जरिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये ट्रांजैक्शन आगे कैसे बढ़ता है। स्टेप 1, बायर अपने बैंक से बोलकर एक्सपोर्टर के बैंक के फेवर में एलसी इशू करवाता है। स्टेप 2, एक्सपोर्टर सारी एलसी टर्म्स और कंडीशंस को केयरफुली चेक करता है और सब ठीक लगने पर मसालों की शिपमेंट तुरंत डिस्पैच कर देता है। स्टेप 3, शिपमेंट निकलने के बाद एक्सपोर्टर सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक को सबमिट करता है। स्टेप 4, बैंक उन कागजात की बहुत ही बारीक जांच करता है। और फाइनल स्टेप 5, अगर डॉक्यूमेंट्स एलसी की टर्म से 100% मैच कर गए तो बैंक पेमेंट रिलीज कर देता है। सिंपल। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, बैंक आखिर वेरीफाई करता क्या है? देखिए, एक सिंगल डॉलर भी तब तक ट्रांसफर नहीं होता जब तक बैंक इन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की थॉरली जांच ना कर ले। इन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में शामिल हैं कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट का प्रूफ होता है, और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। इन्हीं 4 कागजात पर पूरे $50,000 का पेमेंट टिका होता है, लिटरली। सेक्शन 4, एलसी टाइप्स और कॉमन मिस्टेक्स। देखते हैं इसके वेरिएशंस और कहाँ गड़बड़ी हो सकती है। एक बात ध्यान रखने वाली है कि एलसी सिर्फ एक स्टैंडर्ड टाइप का नहीं होता। कंट्री और रिस्क लेवल के हिसाब से इसके 4 मुख्य वेरिएशंस हैं जिन्हें हम इस परफेक्टली कलर कोडेड टेबल में देख सकते हैं। पहला है साइट एलसी, जहां डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते ही तुरंत पेमेंट मिल जाती है। दूसरा है यूजेंस एलसी, जिसमें पेमेंट किसी तय फ्यूचर डेट पर होती है, जैसे शिपमेंट के 30 या 90 दिन बाद। तीसरा है कंफर्म्ड एलसी, जो एक एक्स्ट्रा बैंक गारंटी देता है। ये तब ज्यादा काम आता है जब किसी हाई रिस्क कंट्री के साथ ट्रेड हो रहा हो। और आखिरी है ट्रांसफरेबल एलसी,
जिसे आसानी से किसी थर्ड पार्टी सप्लायर को आगे ट्रांसफर किया जा सकता है। पर सुनिए, यहाँ सावधान रहना बहुत जरूरी है। कुछ बहुत ही आम गलतियां इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीटली डीरेल कर सकती हैं। इन्हें बैंकिंग की भाषा में डिस्क्रिपेंसीज कहते हैं, जैसे इनवॉइस अमाउंट का मैच ना होना, शिपमेंट डेट में थोड़ी सी देरी, रॉन्ग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या मिसिंग सिग्नेचर्स। और सच में ये थोड़ा मजाकिया भी है और डरावना भी कि एक पूरा का पूरा मैसिव इंटरनेशनल मसालों का शिपमेंट सिर्फ एक पेपर पर की गई छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से कंप्लीटली फ्रीज हो सकता है। इसीलिए बैंक्स इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। और आखिर में सेक्शन 5 एडवाइस फॉर बिगिनर्स। थियरी से आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस का क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि एलसी एक बहुत ही पावरफुल टूल जरूर है, लेकिन हर एक सिंगल डील के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती। अगर ट्रांजैक्शंस छोटे हैं या बायर्स पुराने और ट्रस्टेड हैं तो एडवांस पेमेंट या डीए और डीपी टर्म्स से भी आसानी से काम चल जाता है। लेकिन अगर शिपमेंट की वैल्यू बहुत बड़ी है या बायर बिल्कुल नया है, तब एलसी ही क्लियरली सबसे सेफर ऑप्शन होता है। एक सच्चाई ये भी है कि एलसी को सिर्फ थियोरी की तरह पढ़ने से काम नहीं चलेगा। एक्चुअल लर्निंग तभी होती है जब इन बैंक डॉक्यूमेंट्स और शिपमेंट प्रोसेस को रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकली हैंडल किया जाता है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही ज़रूरी और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। अगर हर डील के लिए एलसी ज़रूरी नहीं है, तो आखिर आगे चलकर डीए, डीपी और एलसी के बीच सही चुनाव कैसे किया जाए? इन अलग अलग पेमेंट टर्म्स को डीपली समझना किसी भी सक्सेसफुल ट्रेड प्रोफेशनल के लिए बिल्कुल नींव की तरह है। ट्रेड फाइनेंस और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ऐसी ही और एंगेजिंग जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस सवाल पर ज़रूर विचार करें। अगली बार मिलते हैं।